नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। हम लोग हिंदी विषय पढ़ रहे हैं जिसमें हमने एक चैप्टर शुरू किया है उपसर्ग। इसकी पिछली 2 कक्षाएं ले चुका हूं जिसमें हम लोग संस्कृत भाषा के उपसर्ग जिनकी संख्या 22 होती है, पढ़ते 22 से ज़्यादा है। हिंदी भाषा के उपसर्ग जिनकी संख्या 13 होती है लेकिन पढ़ते वहाँ भी 13 से ज़्यादा है। इसी क्रम में अब हम बढ़ेंगे आगे। आप प्रयास करेंगे कि आपको पूरी बात समझा सकूं, हम समझ सकें। मैं प्रयास करूंगा पूरी बात समझा सकूं। चलिए, तो इसी क्रम में आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं आज विदेशी भाषा के उपसर्ग। अब जिस प्रकार से देखो क्या है ना, हम लोगों ने भाषा नामक चैप्टर में पहले ही पढ़ा था कि हिंदी कोई वर्तमान में अकेली भाषा तो रही नहीं है। बहुत सारे लोग भारत में आए, कुछ सीख के गए, कुछ सिखा के गए। कुछ शब्द हमने उन्हें सिखा दिए, कुछ शब्द हमने उनसे सीख लिए। तो ये बातों के आधार पर हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं, विशेष रूप से उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के कई उपसर्ग अपना लिए गए हैं। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि उर्दू फारसी के उपसर्गों की संख्या बताइए, तो जवाब देना है कि उर्दू फारसी के उपसर्ग कितने बताने? 19। ठीक है, उर्दू फारसी के उपसर्गों की संख्या कितनी बतानी है? 19। तो संख्या के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना। संस्कृत के 22 बताने, हिंदी के 13 बताने और उर्दू फारसी के 19 बताने। क्लियर है? चलो, वक्त बर्बाद किए बगैर सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो इसी क्रम में पहला उपसर्ग है अल, और अल का अर्थ होता है निश्चित। जैसे एक शब्द है अल गरज, तो गरज मूल शब्द है और इसके प्रारंभ में जो बचा हुआ है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका उपसर्ग। तो ये मूल शब्द है और गरज मूल शब्द है और अल उपसर्ग है। इसमें अलविदा में विदा, अलवत्ता में वत्ता, अलहदा में हदा, अलवेला में वेला, अलमस्त में मस्त। ये शब्द मूल शब्द है और इनके प्रारंभ में जो शब्द जोड़े गए वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। ठीक है ना? इसी क्रम में अगला उपसर्ग है कम, जिसका अर्थ होता है थोड़ा अथवा हीन। थोड़ा अथवा हीन। जैसे कम वक्त, वक्त मूल शब्द है। कमजोर, जोर मूल शब्द है। कम सिन, सिन मूल शब्द है। कम कीमत, कीमत मूल शब्द है। कम अक्ल, अक्ल मूल शब्द है। कम खर्च, खर्च मूल शब्द है। कम उम्र, उम्र मूल शब्द है। तो ये सभी मैंने आपके पहचान करे हैं मूल शब्द, और इनके प्रारंभ में जो बचा हुआ है वो कहलाएगा आपका उपसर्ग। क्लियर है ना? देखिए, जैसे अगला है किम। किम का अर्थ है क्या। अगला उपसर्ग क्या है? किम। ठीक है, किंग, किंग। किंग का अर्थ क्या है? क्या। जैसे किंग कर्तव्य, किम कर्तव्य में कर्तव्य मूल शब्द है। किंवा में वा मूल शब्द है। किंवदंती में वदंती मूल शब्द है। किंकर में, किंकर में कर मूल शब्द है। तो ये मूल शब्द इनके प्रारंभ में जो जोड़ा गया है वो क्या है? उपसर्ग। मैंने बोला तो पूरा ये टॉपिक क्या है? प्रैक्टिस पे आधारित है, कुछ शब्दों पे आधारित है। और शब्दों पर आधारित जितने भी चैप्टर उनकी यही कहानी है। उनमें समझने लायक चीजें हैं लेकिन कम है, याद रखने वाली चीजें ज्यादा है। हालांकि जब जैसे प्रैक्टिस जो मैं क्लास करा रहा हूँ, ये क्लास आप सुन लो, शब्दों को समझ लो, नजरों से 2-3-4 बार इन शब्दों को गुजर जाने दो। जब ये शब्द 2-3-4 बार आपकी नजरों से गुजर चुके होंगे तो उसके बाद आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि इन शब्दों के माध्यम से नए शब्दों में उपसर्गों की पहचान बहुत आसान हो जाती है। तो ये एकदम स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ये बगैर शब्द सुने दिक्कत है, कुछ में कर लोगे कुछ में नहीं कर पाओ, इसलिए शब्दों का सुनना बहुत जरूरी है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है उपसर्ग आपका खुश। खुश उपसर्ग के 2 अर्थ होते हैं, एक होता है अच्छा और एक होता है प्रसन्न। खुश उपसर्ग के कितने अर्थ हैं? 2, एक है अच्छा और एक है प्रसन्न। देखो, जैसे शब्द है खुशबू। अब इसमें मूल शब्द, यही मूल शब्द है और यही में आपका खुश उपसर्ग है। हालांकि अबू कुछ लेखक बताते हैं कि इसमें कुछ लेखक इसमें बताते हैं कि अबू नाम का एक शब्द है जो उपसर्ग मूल शब्द का काम करता है। जैसे खुश दिल में दिल, खुश मिजाज में मिजाज, खुश नुमा में नुमा, खुश हाल में हाल, खुश नसीब में नसीब तथा खुश किस्मत शब्द में किस्मत। ये वे शब्द हैं जिन्हें हम
मूल शब्द कह सकते हैं और इनके प्रारंभ में प्रयुक्त शब्दों को इनका उपसर्ग कह सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए अगला उपसर्ग पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगला उपसर्ग है गैर। गैर का तात्पर्य है निषेध अथवा रहित। गैर का तात्पर्य क्या है? निषेध अथवा रहित। जैसे गैर हाजिर में हाजिर, गैर कानूनी में कानूनी, गैर कौम में कौम, गैर मर्द में मर्द, गैर सरकारी में सरकारी, गैर वाजिब में वाजिब, गैर जिम्मेदार में जिम्मेदार और गैर मुमकिन में मुमकिन। ये शब्द है आपका, ये शब्द हैं आपके मूल शब्द। पर इनके प्रारंभ में प्रयुक्त शब्द क्या है? उपसर्ग। परिभाषा देखो बहुत बार बता चुका हूं, तब बार बार बताने की आवश्यकता है नहीं, अब जानते ही। अगला उपसर्ग है दर, जिसका अर्थ होता है मैं। दर का अर्थ क्या है? मैं। उदाहरण है दर असल में असल मूल शब्द है, दर उपसर्ग है। दरकार में कार मूल शब्द है, दर उपसर्ग है। दरमियान में मियान मूल शब्द है, दर उपसर्ग है। दर बदर में वदर मूल शब्द है, दर उपसर्ग है। दर हकीकत में हकीकत मूल शब्द है, दर उपसर्ग है। दरबार में बार मूल शब्द है, दर उपसर्ग है। दरखास्त में खास्त मूल शब्द है, दर उपसर्ग है। दरकिनार में किनार मूल शब्द है, दर उपसर्ग है। ठीक है ना? तो हमें समझ में आ गया दर उपसर्ग के अर्थ, उसके उदाहरण, मूल शब्द और उपसर्ग के बारे में। अगला उपसर्ग है ना। ना का तात्पर्य है नहीं। ना का तात्पर्य क्या है? नहीं, यानी जहां जहां शब्दों में। अब देखो एक चीज और ध्यान रखनी है, मैंने आपको बताया था शुरुआत में, उपसर्गों के अपने अर्थ कभी नहीं होते। फिर ये अर्थ कहां से आए कि जब जब हम उपसर्गों की बात करते हैं तो वहां प्रयुक्त अर्थ शब्दों के अर्थ के आधार पर खोजे गए हैं। उपसर्गों के अपने अर्थ नहीं होते, तो जरूरी नहीं है कि जहां भी ना लगा हो उसका तात्पर्य हमेशा नहीं से ही है, ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है। ठीक है ना? हाँ, अधिकतम शब्दों में ये बात होगी, लेकिन हमेशा जीवन भर ये बात तो ऐसा आवश्यक नहीं है। ये भी बात दिमाग में रख के चलनी है। देखो, तो ना का तात्पर्य नहीं है, जैसे नालायक, जो लायक न हो। अब देखो इसमें नेगेटिव सेंस आ रहा है, तो नालायक में लायक मूल शब्द है, ना उपसर्ग है। नापसंद में पसंद मूल शब्द है, ना उपसर्ग है। नामुमकिन में मुमकिन मूल शब्द है, ना उपसर्ग है। नाकाम में काम मूल शब्द है, ना उपसर्ग है। नाबालिग, नाबालिग, तो नाबालिग में वालिग मूल शब्द है, ना उपसर्ग है। नाराज में राज मूल शब्द है, ना उपसर्ग है। नादान में दान मूल शब्द है, ना उपसर्ग है। नागवार में वार मूल शब्द है, ना उपसर्ग है। ठीक है ना? अगला उपसर्ग है फिल, जैसे फिलहाल। फिलहाल में हाल मूल शब्द है और फिल उपसर्ग है, जिसका कोई सामान्य अर्थ नहीं निकल पा रहा है। चलिए आगे की बात करते हैं। फिल का कोई निश्चित अर्थ नहीं है। निश्चित अर्थ तो वैसे सबके ही नहीं है, लेकिन सबके अर्थ शब्दों के आधार पर तो है ही, फिल के अर्थ शब्दों के आधार पर भी नहीं है। अगला उपसर्ग है वा। वा का तात्पर्य है अनुसार और साथ। वा के दो अर्थ हैं, अनुसार और साथ। वेरी गुड। एक शब्द है वा मौका। मौका मूल शब्द है, वा उपसर्ग है। वा कायदा में कायदा मूल शब्द है, वा उपसर्ग है। वा इज्जत में इज्जत मूल शब्द है, वा उपसर्ग है। बा मुलाइजा, कहते हैं ना बा मुलाइजा, होशियार वो नाटकों में सुना, तो मुलाइजा मूल शब्द है। वा अदब, अदब मूल शब्द है। वादल, दल मूल शब्द है। वादाम में दाम मूल शब्द है। और इन सभी में उपसर्ग कौन सा है? वा, जिसका अर्थ है अनुसार और साथ। दो अलग अलग अर्थों में ये प्रयुक्त होता है। चलिए आगे की बात करते हैं। अगला उपसर्ग है बद। बद अच्छा, बदनाम, बुरा, है ना? तो बद का मतलब क्या होता है? बुरा। जैसे बदनाम, बुरा नाम। नाम मूल शब्द है, वद उपसर्ग है। वद मास में मास मूल शब्द है, वद उपसर्ग है। वद चलन में चलन मूल शब्द है, वद उपसर्ग है। वद हजमी में हजमी मूल शब्द है, वद उपसर्ग है। वदबू में अबू मूल शब्द है, वद उपसर्ग है। वद तमीज में तमीज मूल शब्द है, वद उपसर्ग है। वद हवास में
हवास मूल शब्द है, वद उपसर्ग है, वद सूरत में, सूरत मूल शब्द है और बद उपसर्ग है जिसका अर्थ क्या होता है, बुरा। अगला उपसर्ग है वे, जिसका अर्थ कहीं कहीं विना और कहीं कहीं रहित शब्द होता है, ठीक है ना। जैसे बेईमान में ईमान मूल शब्द है, वे उपसर्ग है। वे चारा में चारा मूल शब्द है, वे उपसर्ग है। वे अक्ल में अक्ल मूल शब्द है, वे उपसर्ग है। वे हिसाब में हिसाब मूल शब्द है, वे उपसर्ग है। वे मिसाल में मिसाल मूल शब्द है, वे उपसर्ग है। वे हाल में हाल मूल शब्द है, वे उपसर्ग है। वे वकूफ में वकूफ वकूफ मूल शब्द है, वे उपसर्ग। और वे दाग में दाग मूल शब्द है, वे उपसर्ग है। तो इन शब्दों के माध्यम से हमें वे उपसर्ग के बारे में जानकारी मिली। चलिए अब आगे और उदाहरण देखने का प्रयास करते हैं। जैसे अगला उपसर्ग है ला। ला का अर्थ होता है परे और बिना, किसी चीज के परे। परे का मतलब जो आपके कंट्रोल में न हो, जो आपकी पहुंच से बाहर हो, उसे कहते हैं परे, ठीक है। जैसे लापरवाह, तो जैसे परवाह न हो, परवाह के बिना, है ना, वो तो अर्थ वही रहेगा, इसलिए उसको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। मेन चीज है मूल शब्द और उपसर्ग, वो समझते जाना है। लाचार में चार मूल शब्द है, ला उपसर्ग है। लावारिस में वारिस मूल शब्द है, ला उपसर्ग है। लापता में पता मूल शब्द है, ला उपसर्ग है। लाजवाब में जवाब मूल शब्द है, ला उपसर्ग है। लाइलाज में इलाज मूल शब्द है, ला उसका उपसर्ग है। ला इल्म में इल्म मूल शब्द है, ला उसका उपसर्ग है। लाम जहन में मजहन, खासकर जहन, मजहन, ये आपका क्या है, मूल शब्द है, और ला इसका क्या है, उपसर्ग है। वेरी गुड, सही जवाब। अगला है सर। सर अंग्रेजी में अलग होता है और यहां अलग होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो सर का अर्थ क्या है, मुख्य, ठीक है। सर का अर्थ क्या है, मुख्य। जैसे एक शब्द है सरकार, तो कार तो हो गया मूल शब्द और सर हो गया उपसर्ग। सरदार, दार हो गया मूल शब्द, सर हो गया उपसर्ग। सरपंच, पंच हो गया मूल शब्द, सर हो गया उपसर्ग। सरहद, हद हो गया मूल शब्द, सर हो गया उपसर्ग। सरनाम, नाम हो गया मूल शब्द, सर हो गया उपसर्ग। सरगना, गना हो गया मूल शब्द, सर हो गया उपसर्ग। सरगर्मी, गर्मी हो गया मूल शब्द, सर हो गया उपसर्ग। सरदर्द, दर्द हो गया मूल शब्द और सर हो गया उपसर्ग। तो इन सारे शब्दों के माध्यम से आपको सर उपसर्ग के बारे में जानकारी मिली। अगला उपसर्ग है हम। हम का तात्पर्य है साथ और समान। हम के दो अर्थ हैं, साथ और समान। जैसे हम दर्दी, दर्दी मूल शब्द है, हम उपसर्ग है। हम राज, राज मूल शब्द है, हम उपसर्ग है। हम दम में दम मूल शब्द है। हम वतन में वतन मूल शब्द है। हम राह में राह मूल शब्द है, ठीक है, वेरी गुड। हम उम्र में उम्र मूल शब्द है। हम सफर में सफर मूल शब्द है। हम शक्ल में शक्ल मूल शब्द है। हम जोली में जोली मूल शब्द है। हम राही में राही मूल शब्द है। तो ये सभी मूल शब्द हैं और इनके प्रारंभ में जो प्रयुक्त है वो क्या है, आपका उपसर्ग है। बहुत बढ़िया, सही जवाब आपने दिया। तो प्रारंभ में जो प्रयोग किया गया वो उपसर्ग है और यहां जो उपयोग किया गया वो क्या है, बताइए ना। तो यहां जो उपयोग किया गया बाद में वो क्या है, मूल शब्द है। वेरी गुड, क्योंकि उपसर्ग हमेशा कहां लगे होते हैं, उन शब्दों के पहले जिनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, और जिन शब्दों के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें मूल शब्द कहते हैं। इसलिए दोनों चीजें ध्यान से समझते जाना है, उपसर्ग भी और मूल शब्द भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उपसर्ग है हर। अगला उपसर्ग है आपका हर। तो हर उपसर्ग का अर्थ है प्रत्येक। आराम से मेरी बात को समझना। हर उपसर्ग का अर्थ है प्रत्येक। जैसे हर दिन, दिन मूल शब्द है, हर उपसर्ग है। हर एक में एक मूल शब्द है। मूल शब्द बताता जा रहा हूं, है ना, डबल डबल बोलने का क्या मतलब। हर साल में साल मूल शब्द है। हर दम में दम मूल शब्द है। हर घड़ी में घड़ी। हर हाल में हाल।
हर कोई में कोई, हर तरफ में तरफ, हर माह में माह, हर आदमी शब्द में आदमी। तो ये मूल शब्द हैं और इनके प्रारंभ में जो प्रयुक्त किया गया वो क्या है, उनका उपसर्ग। वेरी गुड, सही जवाब। अगला है वह उपसर्ग का तात्पर्य होता है सहित, माफ कीजिए, वह उपसर्ग का तात्पर्य क्या है, सहित। जैसे वह खूबी में खूबी, वह तौर में तौर, वह सरती में सरती, वह तर्ज में तर्ज, वह कौल में कौल, वह दौलत में दौलत, वह मुश्किल में मुश्किल, वह दस्तूर में दस्तूर, वह गैर में गैर, वह नाम में नाम, वह खुशी में खुशी, वह इजलास में इजलास, और वह खैर में खैर। तो ये मूल शब्द हैं और इनके प्रारंभ में जो प्रयोग किया गया वो क्या कहलाएगा, उपसर्ग। वेरी गुड, सीख तो रहे हो। अगला उपसर्ग है विला, जिसका तात्पर्य भी क्या है, बिना। अगला उपसर्ग है विला, जिसका तात्पर्य है बिना। बिला का तात्पर्य क्या है, बिना। अर्थ क्या है, बिना। बिला कसूर में मूल शब्द क्या है, कुसूर। बिला वजह में वजह, बिला इरादा में इरादा, बिला पर्दा में पर्दा, बिला जमानत में जमानत, बिला दिक्कत में दिक्कत, बिला सबब में सबब। ये मूल शब्द हैं और इनके प्रारंभ में जो प्रयोग किया गया है वो क्या कहलाएगा, उपसर्ग। तो उम्मीद है आपको विला उपसर्ग के उदाहरण, उन उदाहरणों में मूल शब्द और उन मूल शब्दों के आधार पर उपसर्ग की जानकारी मिल गई होगी। बढ़ूं आगे, चलिए। अगला उपसर्ग है हमारे पास, विला के बाद जो अगला उपसर्ग आता है वो है वेश। वेश का अर्थ है अत्यधिक। वेश का अर्थ क्या है, अत्यधिक। आराम से मेरी बात को समझना, ठीक है। जैसे वेश कीमती, उसे ही तो कहता है इसकी बहुत ज्यादा कीमत हो, अत्यधिक कीमती। तो वही बात है, वेश कीमती में कीमती मूल शब्द है, वेश क्या है, उपसर्ग है। नेक का अर्थ है भला, जैसे नेक राह, भली राह, नेक दिल, दिल, नेक नाम, नाम। तो ये जो मैंने अंडरलाइन कर दिए, वृत्ताकार कर दिए, वो मूल शब्द है और इनके प्रारंभ में जो प्रयोग किया गया है वो क्या है, उपसर्ग है। सारा खेल सुनने और समझने का है। एन का मतलब है ठीक ठाक या ठीक ठीक, जैसे एन जवानी, ठीक है। एन वक्त में वक्त, एन जगह में जगह और एन मौके में मौके, ये मूल शब्द हैं और इनके प्रारंभ में जो शब्द दिया गया है वो उपसर्ग है। बहुत सही जवाब। चलिए अब आगे बात करते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। देखो अंग्रेजी के उपसर्ग अगर आपसे कभी भी पूछे जाए तो संख्या बतानी है 8। अंग्रेजी के अगर उपसर्ग पूछे जाए तो कितने बताओगे, 8 बताने, ठीक है ना। तो अंग्रेजी के उपसर्गों की संख्या कितनी बतानी है, 8 बतानी है। क्लियर है ना मेरी बात। तो अंग्रेजी के उपसर्ग कितने बताने, 8 बताने। वेरी गुड, सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अंग्रेजी के उपसर्गों में बड़े आराम से मेरी बात को समझिएगा। अंग्रेजी के उपसर्गों में पहला उपसर्ग है सब। सब का तात्पर्य है छोटा। देखो सब रजिस्ट्रार में, रजिस्ट्रार मूल शब्द है और सब क्या है, उपसर्ग है। सब इंस्पेक्टर, छोटा इंस्पेक्टर होता है कि नहीं होता। सब कमेटी, छोटी कमेटी। सब जब, जज से छोटा। सब ऑफिस, ऑफिस से छोटा ऑफिस। सब ज्यूडिस, ठीक है, ज्यूडिस शब्द भी अंग्रेजी का है। तो ये मूल शब्द है और इनके प्रारंभ में प्रयुक्त किया गया है सब, जिसका तात्पर्य है छोटा, और ये क्या कहलाएगा, उपसर्ग। तो हमारा पहला उपसर्ग अंग्रेजी में कौन सा है, सब है, जिसका तात्पर्य क्या है, सब। जिसके उदाहरण बताओ एक आध, तो बहुत सारे हैं। सब रजिस्ट्रार ले लो, सब इंस्पेक्टर ले लो, सब कमेटी ले लो, सब जज ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, बहुत सारे हैं। अगला है हेड। हेड का तात्पर्य है प्रमुख। हेड का तात्पर्य क्या है, प्रमुख, ठीक है। जैसे हेड मास्टर में हेड लगा हुआ है मास्टर से पहले, तो मास्टर मूल शब्द हो गया और हेड उसका उपसर्ग हो गया। हेड ऑफिस में ऑफिस से पहले लगा हुआ है, ऑफिस मूल शब्द है, हेड उपसर्ग है। हेड कांस्टेबल में कांस्टेबल से पहले लगा हुआ है, कांस्टेबल मूल शब्द है, हेड उससे पहले लगा है, तो क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। क्लियर है मेरी बात। चलिए अगला है हाफ।
हाफ का तात्पर्य क्या है? आधा। हाफ का तात्पर्य क्या है? आधा। जहां भी हाफ लगा मिले समझ जाओ उसका अर्थ क्या है? आधा। जैसे हाफ टिकट, टिकट से पहले लगा है तो टिकट मूल शब्द हो गया, हाफ उसका उपसर्ग हो गया। हाफ रेट, रेट मूल शब्द है, उसका उपसर्ग हाफ हो गया। हाफ पेंट, पेंट मूल शब्द है, उससे पहले हाफ प्रयुक्त हो रहा है। हाफ माइंड, माइंड मूल शब्द है, उससे पहले हाफ का प्रयोग हुआ है। तो मूल शब्द से पहले प्रयोग किए गए शब्द क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। बहुत बढ़िया। अगला है को। को का तात्पर्य है सहित। को का अर्थ क्या है? सहित। जैसे कोऑपरेटिव, ऑपरेटिव से पहले को लगा है। कॉपरेशन, ऑपरेशन से पहले को लगा है। को स्टार, स्टार से पहले को लगा है। तो मूल शब्द के प्रारंभ में अगर कोई शब्द लगाया जाए तो वह शब्द क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। क्लियर है ना? चलिए अगला है आपका डिप्टी। डिप्टी का तात्पर्य होता है स्थानापन्न प्रतिनिधि। उसकी जगह दूसरा प्रतिनिधि जो काम कर सके उसे कहते हैं। जैसे डिप्टी मिनिस्टर, मिनिस्टर की जगह ये काम करेंगे। डिप्टी मैनेजर, मैनेजर की जगह जो काम कर सके। डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर की जगह जो काम कर सके। डिप्टी रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार की जगह जो काम कर सके। तो इसमें मिनिस्टर, इसमें मैनेजर, इसमें कलेक्टर और इसमें रजिस्ट्रार मूल शब्द है और इनके प्रारंभ में प्रयोग किया गया है डिप्टी, जो हमारा क्या कहलाएगा? आप बताओ क्या कहलाएगा? उपसर्ग। वेरी गुड, सही जवाब। आगे बढ़ के देख लेते हैं। अगला उपसर्ग है आपका वाइस। वाइस का तात्पर्य होता है उप। देखो वाइस प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल मूल शब्द हो गया, वाइस उपसर्ग हो गया। वाइस चांसलर, चांसलर मूल शब्द हो गया, वाइस उपसर्ग हो गया। वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मूल शब्द हो गया, वाइस उपसर्ग हो गया। वाइस कैप्टन, कैप्टन मूल शब्द हो गया, वाइस क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। बहुत बढ़िया। अगला है जनरल। जनरल का मतलब होता है सामान्य। जनरल का मतलब क्या होता है? सामान्य। जैसे जनरल मैनेजर, तो मैनेजर आपका क्या है? मूल शब्द हो गया और जनरल क्या हुआ? उपसर्ग हुआ। जनरल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस मूल शब्द हुआ, जनरल उपसर्ग हो गया। अगला है चीफ। चीफ का मतलब होता है मुख्य। जैसे चीफ मिनिस्टर, तो मिनिस्टर क्या कहलाएगा? आप बताओ मिनिस्टर क्या कहलाएगा? तो मिनिस्टर कहलाएगा मूल शब्द और चीफ कहलाएगा उपसर्ग। चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कहलाएगा मूल शब्द और चीफ कहलाएगा उपसर्ग। बात तो समझ में आ रही है ना? चलिए अब देखो क्या है, क्यों उपसर्ग पढ़ने की जरूरत है जब आराम से पहचान ही लेते हैं। वो इसलिए जरूरत है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे भी हमें मिलेंगे जहां उपसर्गों की तरह उनमें अव्यय प्रयुक्त होते हैं, और जब हम यहां पढ़ेंगे अव्यय वाली लाइन तो हमारी समझ में आएगी बाबूजी ये बात कैसा होता है, और क्योंकि ऐसा होता है तो हमें समझना इस बात को बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है बाबूजी इस बात को समझना। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बगैर पढ़े कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि ढेर सारे शब्द दुनिया में ऐसे भी विद्यमान हैं जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं लेकिन उपसर्ग है नहीं, वो क्या है? अव्यय है। चलो मैं बढ़ूं आगे, वक्त क्यों बर्बाद करना, न तुम्हारा वक्त खाली है न मेरा वक्त खाली है, बन नहीं पाई बात है ना। चलिए दोनों का ही वक्त कीमती है, शायरी फिर बनाएंगे बाद में किसी। अगला है अ उपसर्ग नहीं है, अव्यय है। जो प्रयुक्त किस तरह से होता है? ठीक वैसे ही जैसे उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं। उपसर्ग आपको याद करने पड़ेंगे, चाहे वो संस्कृत के हो, हिंदी के हो, अन्य भाषाओं के हो, क्योंकि बगैर याद की आप अव्यय नहीं पहचान पाएंगे। नहीं तो आपको लगेगा कि जो उपसर्ग है वही अव्यय है, जो अव्यय है वही उपसर्ग है, जबकि ऐसा होगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अप्राकृतिक में प्राकृतिक मूल शब्द अ उपसर्ग है, अकृत्रिम में कृत्रिम मूल शब्द अ उपसर्ग है, अधर्म में धर्म मूल शब्द अ उपसर्ग है, अनाथ में नाथ, अपूर्ण में पूर्ण, अभाव में भाव, अमूल्य में मूल्य, अमान्य में मान्य, अनियमित में नियमित और अन्यान्य में न्यान्य, या अन्याय में, अन्याय में तो अन हो जाएगा, अन्यान्य में न्यान्य।
तो ये सारे के सारे शब्द अन्याय में ये सारे के सारे शब्द क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? जो पहले लगे, मूल शब्द के पहले लगे, वो क्या कहलाएंगे? अव्यय। अब उपसर्ग नहीं कहलाएंगे। अर्थ ये भी परिवर्तित कर रहे हैं, मतलब इनका भी उसी तरह से, लेकिन उपसर्ग नहीं है, है ना। तो जरूरी नहीं है कि उपसर्ग ही शब्द के भाव में परिवर्तन लाए, अव्यय भी कई बार शब्द के भाव में परिवर्तन लाता है। कैसे? आपके सामने है। ऐसे, कैसे, ऐसे, कैसे, ऐसे। देखो आगे, आगे के सवाल पर आते हैं। अगला है अध। अध माने होता है नीचे। जैसे अध पतन में पतन मूल शब्द है। अधोगति में गति, अधोमुख में मुख, अधस्थल में स्थल, अधोगामी में गामी, अधोभूमि में भूमि, अधोमार्ग में मार्ग, अधोरेखा में रेखा, अधोलोक में लोक, अधोवायु में वायु, अधो हस्ताक्षरी में हस्ताक्षरी और अधोलिखित में लिखित। ये सभी मूल शब्द हैं जिनके प्रारंभ में जुड़ा है अधः, जिसका तात्पर्य क्या है? नीचे। तो अधः का तात्पर्य क्या होता है? नीचे। तो अधः क्या कहलाएगा? आप बताओ क्या कहलाएगा? उपसर्ग तो कहलाएगा नहीं, तो क्या कहलाएगा? अव्यय कहलाएगा। बहुत सही जवाब। अगला है अधि। अधि का तात्पर्य होता है श्रेष्ठ और ऊपर। जैसे अधिशासी में शासी, अधिष्ठाता में ठाता, अधिसूचना में सूचना, अधिकरण में करण, अधिकार में कार, अधिराज में राज और अध्यक्ष में अच्छ। ये शब्द आपके मूल शब्द कहलाएंगे। उनके प्रारंभ में जो लगा हुआ है वो क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। चलिए और एक दो उदाहरण देख लेते हैं इस बात के। जैसे अन। अन का तात्पर्य है निषेध। अन का तात्पर्य है निषेध, ठीक है। जैसे अनंत में अन प्लस अंत, अंत मूल शब्द है। अनादि में आदि, अनागत में आगत, अनर्थ में अर्थ, अनंग में अंग, अनंतर में अंतर, अनद्यतन में अद्यतन, अनधिकार में धिकार। ये सारे के सारे शब्द हैं जिनके प्रारंभ में उपसर्ग लगे हुए हैं। लेकिन वही बात ध्यान रखनी है कि उपसर्ग कहने को कह ले रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से ये उपसर्ग नहीं है। कहेंगे भी नहीं, क्यों कहें? जब है नहीं तो कहो भी मत, है ना। तो ये उपसर्ग नहीं है, ये सब क्या है? अव्यय हैं, जो उपसर्ग की तरह प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला है अंतर या अंतः। इसका तात्पर्य होता है भीतर। जैसे अंतःकरण, करण से पहले, अंतः प्रांतीय, प्रांतीय से पहले, अंतर्गत, गत से पहले, अंतरात्मा, आत्मा से पहले, अंतर्मन, मन से पहले, अंतर्ज्ञान, ज्ञान से पहले और अंतर्देशीय, देशीय शब्द से पहले। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो मैंने ये गोल गोल कर रखा है, ये क्या है? मूल शब्द। और इनके पहले जो प्रयोग हो रहा है, बार बार कह रहा हूं, वो उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग की तरह ही प्रयोग में लाए जाने वाले अव्यय हैं। अतः हमारे सवाल का यहाँ पे जवाब क्या होगा कि ये सब क्या है? अव्यय हैं। ये उपसर्ग नहीं है, ये सब क्या है? अव्यय है। अव्यय भी होते हैं जो ठीक ठीक उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं। हमें क्यों पढ़ना है चैप्टर? इसी वजह से तो पढ़ना है। क्यों पढ़ रहे हैं उदाहरण? इसी वजह से तो पढ़ रहे हैं। चैप्टर तो खत्म हो गया, उपसर्ग मुझे प्रत्यय पढ़ाना चाहिए। लेकिन बाबूजी, मेरा वादा आपसे रहा है कि शुरुआत से वादा रहा है कि अधूरी जानकारी न दूंगा, न लेने दूंगा आपको। अधूरी जानकारी तो नहीं लेने दूंगा आपको, कुछ भी हो जाए, ठीक है। जानकारी पूरी होगी। हो सकता है आप मुझसे नाराज हो जाएंगे, यार बहुत पढ़ा देते हैं, इतना डाटा कहाँ आता है परीक्षा में। तो उस बात को अपनी जेब में रखना। क्यों नहीं आता परीक्षा में और क्यों नहीं पढ़ोगे? क्या कोई और उम्र आएगी पढ़ने की? यही उम्र है, यही समझदारी है। इसी वक्त में हमें सारा खेल करना। इसलिए बार बार आपसे प्रयत्न कहता हूं, हर वीडियो में आपसे कहता हूं, प्रयास कीजिए समझने का। हमें हिंदी इसलिए नहीं पढ़नी कि पेपर में 40 सवाल आए, 32 करे और खुद की पीठ ठोंक ली। हमें हिंदी इसलिए पढ़नी है कि पेपर में 40 सवाल आए तो हमारे कितने सही हो? 40। एक भी गलत नो, बता दे रहा हूं अभी से तुम्हें। अगर एक भी गलत हो गया तो ध्यान रख लेना, मैं हो जाऊंगा गुस्सा। फिर क्या? कुछ नहीं। आगे देखो, अगला प्रत्यय अव्यय है अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे। अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे। अनु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? अनु अव्यय का अर्थ क्या होता है? पीछे। जैसे अनुरक्षक में रक्षक से पहले, अनुमति में मत से पहले, अनुशासन में शासन से पहले, अनुरोध में रोध से पहले, अनुग्रह में ग्रह से पहले, अनुग्रहित में ग्रहित से पहले, अनुच्छेद में छेद से पहले, अनुक्रम में क्रम से पहले। जो सब जगह लगा है वो क्या लगा है? अनु। जो उपसर्ग नहीं है, अव्यय है। तो इससे स्पष्ट हुआ कि कुछ अव्यय भी होते हैं जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं, और भी होते हैं, वो हम लेके आएंगे अगली क्लास में।
आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अभी जो क्लास है उसमें डाटा बहुत है, तो मैं नहीं चाहता कि आपको 1 घंटे की क्लास देके आपको बोर कर दिया जाए। आप आराम से थोड़ा थोड़ा डे बाई डे मेरे साथ साथ पढ़ते चलिए। मेरी जिम्मेदारी है और दावा भी है। जिम्मेदारी है कि आपका एक भी सवाल गलत ना हो, दावा है कि गलत होने नहीं दूंगा। बस आप मेरा साथ देना, समझना चीजों को, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप खुश रहिए, ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद।